जी हाँ, आप सबका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल पर। अ, मैं आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर के दिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, उस तस्वीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मोहम्मद अज़रुद्दीन और क्लाइव राइस। क्लाइव राइस अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर आज के दिन 1991 में पहली बार साउथ अफ्रीका ने वनडे इंटरनेशनल खेला था कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में। 34 साल पहले की बात है ये। और आज का दिन बहुत यादगार है उसकी वजह से, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम आई थी इंडिया और पहली बार वो 1971 के बाद वापसी कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्लाइव रॉयस की कप्तानी में। और ये एक यादगार पल था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और उस दिन नवंबर 10 1991 में ये सारे जो थे वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। और एक यादगार पल था उस मुकाबले में। और कभी भूलेगा नहीं वो पल, बिल्कुल नहीं भूलेगा कभी। और ये वो टीम थी जो पहुंचे वहां पर खेलने के लिए 3 एक दिवसीय मुकाबले। अली बाकर दिखाई दे रहे हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट बोर्ड, दो अलग अलग क्रिकेट बोर्ड होते थे। एक जो अफ्रीकन ओरिजिन के थे उनके लिए अलग बोर्ड था, जो सफेद रंग के थे उनके लिए अलग बोर्ड था, और इंडियन ओरिजिन के लिए अलग था। ये सब मिलकर एक क्रिकेट बोर्ड बनाया था उन्होंने, जिसका नाम था यूसीबीएसए, यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे अली बाकर, जो पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान हुआ करते थे। आखिरी सीरीज जो खेला था उन्होंने प्रतिबंध लगाने से पहले, तो उसमें कप्तानी किया था अली बाकर ने। और उसके बाद वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने। मतलब 80 के दशक में जाकर उन्होंने क्रिकेट को वापसी कराने में बहुत बड़ा एक काम किया। जो जितने भी रेबल टूर्स हुए उस सब में उन्होंने बहुत बड़ा एक किरदार निभाया। उनके साथ वहां पर आपको वो सफारी सूट में नजर आ रहे हैं जगमोहन डालमिया, जो उस वक्त बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे 1991 में। और ये सीरीज मुमकिन हुआ इन दो महानुभावों की वजह से। और ये जो है पूरी टीम थी। क्लाइव रॉयस कप्तान है, जो थम्स अप दिखा रहे हैं पीछे। एलन डोनाल्ड दिखाई दे रहे हैं। माइक प्रॉक्टर भी हैं जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, जो दुनिया के सर्वप्रथम फास्ट बॉलर्स में से एक थे 70 और 80 के दशक में। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ काउंटी क्रिकेट खेलते रह गए, ग्लॉस्टरशायर के लिए खेला उन्होंने। उनके लिए बात ये कही जाती थी कि वो गलत फुट से गेंदबाजी करते थे, जैसे बाद में जाकर सोहेल तनवीर ने भी काफी बार किया था। उस तरह के वो गलत फुट से गेंदबाजी करते थे। और एलन डोनाल्ड, केपलर वेसल्स हैं जो दो देशों के लिए खेले, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो उनकी सरजमीन थी। पीछे ब्रायन मैकमिलन नजर आ रहे हैं। क्लाइव राइस के बगल में पीटर कर्स्टन नजर आ रहे हैं, उनके छोटे भाई या हाफ ब्रदर कैरी कर्स्टन है, जो बाद में साउथ अफ्रीका के लिए खेले। 100 टेस्ट मैच खेले, वो भारत के कोच बने वो। और आपको तो ये सारे जो है खिलाड़ी थे उस टीम में। और ये दौरा मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि ये दौरा मुमकिन हुआ क्योंकि 1991 में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी भारत। 5 टेस्ट मैच की सीरीज, एक वर्ल्ड सीरीज कप त्रिकोणीय मुकाबला और उसके बाद विश्व कप खेलने के लिए। तो भारत की टीम जो है वो नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग फॉर्मेट में क्रिकेट खेलने वाले थे, अलग अलग टूर्नामेंट, अलग अलग कॉम्पिटिशन। तो उसके पहले जो है भारत के बोर्ड ने एक 5 मैच की वनडे सीरीज रखी थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो इमरान खान की कप्तानी में भारत आने वाले थे। टीम भी सिलेक्ट हो गई थी पहले 3 वनडे के लिए। और उस पहले 3 वनडे के लिए टीम में मतलब सौरभ गांगुली का चयन हुआ था पहली बार। और बहुत सारी चीजें हुई थी। और प्रवीण आमरे का चयन हुआ था। विनोद कामली को ड्रॉप किया गया था। वो उसके पहले वो शारजा में जाके वो खेले थे, उसमें भारत फाइनल में जाके पाकिस्तान से हारा था। और एन मौके पर वानखेड़े स्टेडियम पर जो है शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने जाकर वानखेड़े स्टेडियम का पिच खोदा, तो पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज खेलने से मना कर दिया। और 1988 से लेकर 1993 तक देखें तो भारत ने 1989 के शुरुआत से लेकर 1993 की शुरुआत में, आप बता दूं, भारत में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था और वो भी चंडीगढ़ में। तो मतलब तेंदुलकर के डेब्यू के बाद भारत में ही सचिन तेंदुलकर को डेब्यू खेलते हुए देखने में कम से कम जो है 3.5 साल लग गए, क्योंकि एक ही टेस्ट मैच खेला उन्होंने बीच में। और क्रिकेट कम हो गया था भारत में, कुल मिलाकर कोई 5-6 वनडे ही भारत ने होस्ट किया था 1989 के शुरुआत से लेकर। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूँ 93 के शुरुआत तक।
और इसका वजह यह है कि 88-89 में एक इंग्लैंड का दौरा रद्द हो गया था क्योंकि उनके कुछ खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में जाकर खेले थे, खास तौर पर उनके कप्तान ग्राहम गूच। और ये बात तब इंडिया वॉज एट द फोर फ्रंट, इंडिया जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी क्योंकि वो अपार्थाइड जो है, वो रंग भेद का जो मसला था, उसमें भारत जो है सबसे ज्यादा प्रखर आवाज उठाती थी। और इसकी वजह से इंग्लैंड का एक 5 टेस्ट मैच का दौरा था, वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद जो है 1991 में पाकिस्तान का एक दौरा होना था 5 टेस्ट मैच का, वो कैंसिल हो गया। वेस्ट इंडीज आने वाले थे, वो कैंसिल हो गया। तो बहुत क्रिकेट कैंसिल हुआ था 1989 से लेकर 1991 तक। तो इसीलिए जो है क्रिकेट बोर्ड जो है एक 3 मैच की सीरीज किसी तरह उन्हें हड़बड़ाहट में करने की कोशिश की, क्योंकि पहले 5 मैचेस थे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें मैच एक मुंबई में होना था, एक डे नाइट मैच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू में स्टेडियम में होना था, और उसके अलावा 2-3 और जगह पर मुकाबले होने थे। तो ये पूरा प्लान था तब उस वक्त उस सीरीज के पहले। और ये था प्लान कि भारत की टीम थोड़ी वनडे क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक त्रिकोणीय मुकाबला खेलना था वनडे सीरीज का, और एक वर्ल्ड कप भी खेला था, इसलिए एक डे नाइट मैच भी रखा गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में। उस पर आता हूं मैं। पर यह प्लान चौपट हो गया। जून 1991 में साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को वापस, साउथ अफ्रीका क्रिकेट को वापस समावेश करने के लिए बातें शुरू हो गई। 1990 में नेल्सन मंडेला, जिनके नाम पर मतलब अभी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो गांधी मंडेला ट्रॉफी कहते हैं, फ्रीडम ट्रॉफी। तो उस सीरीज के लिए जो है मतलब 90 में उनका करीबन 28 साल बाद उनको बाहर जेल से रिहा किया गया था। और उसके बाद जो है ये साउथ अफ्रीका में बदलाव की बातें शुरू हो गई। और क्रिकेट जो साउथ अफ्रीकन, नेल्सन मंडेला ने काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों को साउथ अफ्रीका में बुलाया था। तो उसमें एक अपने सुनील गावस्कर साहब को भी बुलाया गया था साउथ अफ्रीका में उनसे मिलने के लिए। तो सुनील गावस्कर गए थे, क्लाइव लॉयड कहते हैं, बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, क्योंकि किसी भी भारतीय को उस वक्त पासपोर्ट पे लिखा जाता था पासपोर्ट नॉट वैलिड फॉर इसराइल एंड साउथ अफ्रीका। सुनील गावस्कर को उस वक्त भेजा गया था, और वो क्लाइव लॉयड भी गए थे वहां पर उस वक्त उनको देखने के लिए। और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा एक कवायद शुरू हो गई थी कि किसी तरह ये जो क्रिकेट जो है फिर रिवाइव हो जाए वहां पर साउथ अफ्रीका में। और वहां से जो है टीमें वापस इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से खेलना शुरू कर दें। जून 1991 में एक मीटिंग हुई, और उसके बाद जो है वहां पर तय हो गया कि साउथ अफ्रीका को वापसी करने का एक मौका मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनके ऊपर से जो प्रतिबंध था उसे हटाया गया, और सबसे बड़ा जो रोल था वो इंडिया का था, बीसीसीआई का था। खास तौर पर मैंने जैसे कहा जगमोहन डालमिया का था, वो उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ा किरदार निभाया जगमोहन डालमिया ने, कि वो किसी तरह उस इंटरनेशनल क्रिकेट को वापसी कराया वहाँ पर, साउथ अफ्रीका की वापसी कराया इंटरनेशनल क्रिकेट में। और सितंबर अक्टूबर के आते आते मीटिंग्स होने लगे शारजा में। जैसे मैंने कहा अक्टूबर में 1991 में एक टूर्नामेंट हो रहा था, ट्राई नेशन, इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ, और फाइनल से पहले एक लास्ट लीग मैच था, उसमें बहुत सारी बातें हुई, भारत किसी तरह हारा, बहुत सारी बातें हुई कि वो मैच हराने में एक किरदार निभाया गया था शारजा क्रिकेट वालों की तरफ से। बहुत सारी उलझुल बातें होने लगी, और भारत में एक माहौल बन गया था। और तब तक जो है भारत पाकिस्तान के बीच में 1989 की शुरुआत से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। और उसी के चलते उसके पहले वाले साल में पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया था। 1990-91 में एक एशिया कप भी था, जिसमें पाकिस्तान ने भाग लेने से मना कर दिया था। 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, वनडेयर्स, और उसके बाद एक एशिया कप भी था जिसमें खेलने से मना कर दिया था पाकिस्तान ने। और उसके बाद जो है 1991 में जैसे जैसे ये अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला था, पहले तय था कि भारत में आएंगे पाकिस्तान 5 मैच की वनडे सीरीज खेलने के लिए। आखिरी वक्त पर पाकिस्तान ने मना कर दिया आने से। और उसके बाद जो है जो क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका थे, उनके लोग भारत में मौजूद थे, वो
कैलकाटा गए, जैसे उसको कहा जाता था तब, आजकल कोलकाता कहते हैं, जगमोहन डालमिया से बात की। फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली में तब के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट माधवराव सिंधिया से मुलाकात की, और वापस गए साउथ अफ्रीका और नेल्सन मंडेला से बात की उन्होंने, और फिर ये दौरा संपन्न हुआ। 3 मैच की सीरीज थी। पहला मुकाबला नवंबर 10 यानी आज ही के तारीख को हुआ था 1991 में, और वो टीम पहुंची थी क्लाइव रॉयस की क़यादत में। और ये उनके ट्रेनिंग सेशन के वक्त का तस्वीर है। और और टॉस पे ये हाल था। ये एक ऐतिहासिक पल है इंटरनेशनल क्रिकेट का। मोहम्मद अजरुद्दीन और जो क्लाइव रॉयस हैं वो आमने सामने खड़े हैं, और वो टॉस के वक्त हाथ मिला रहे हैं। और कभी भूलेंगे नहीं, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आ गई थी मैदान पर दर्शकों का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि वो 21 साल बाद वापसी कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऐतिहासिक पल था वो। मतलब आप, मुझे याद है अखबारों में मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं था उनके खिलाड़ियों के बारे में। काफी जो उनके खिलाड़ी थे जैसे जिमी कुक, एलन डोनाल्ड, क्लाइव रॉयस खुद, ये सब जो थे वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, पीटर कर्स्टन वगैरह। तो काफी जो इंडियन खिलाड़ी जैसे रवि शास्त्री, कपिल देव, ये जो है उनके खिलाफ खेल चुके थे काउंटी क्रिकेट में। उसके अलावा इनकी टीम में केपलर वेसल्स थे जो 1984 में, 1984 में ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ भारत आ चुके थे खेलने के लिए, और वो इंडिया के सामने खेल चुके थे। तो काफी खिलाड़ी जानते थे उनको भी। पहला मुकाबला यादगार था क्योंकि उस पहले मुकाबले में एलन डोनाल्ड, जिन्हें व्हाइट लाइटनिंग कहा जाता था, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में उन्होंने 5 विकेट निकाला और उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया। एक बात देखिए, उनकी जो टीम की जो ड्रेस है उसमें बीच में जो है स्पॉन्सर का नाम लगाया गया था। ये 91 की बात है, कोई और नहीं करता था, ये इन्होंने किया था। पैनासोनिक का नाम लगाया हुआ था। ये ऐसा तब नहीं होता था, तब यहाँ पे छोटा सा लगता था, ज्यादा से ज्यादा छोटा सा लगता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और यादगार मैच था, यादगार मुकाबला था। और कपिल देव ने अच्छी गेंदबाजी की, सारे भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। तेंदुलकर और एलन डोनाल्ड, तेंदुलकर ने जबरदस्त पारी खेली। तेंदुलकर और एलन डोनाल्ड ने मिलकर उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया था, जॉइंट मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। पीछे आपको ज्योति बासु भी नजर आ रहे हैं, तब के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद है। और उसके अगले दिन यानी 11 तारीख को दोनों टीमें पहुंच गई ग्वालियर, जहां पे दूसरा मुकाबला होना था। दूसरा मुकाबला जो था वो ग्वालियर में था, और यहाँ पर जो है संजय मांजरेकर और केपलर वेसल्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। केपलर वेसल्स जो है उस वक्त वापसी कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और एक यादगार मौका था इस मुकाबले का। और ये कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। मतलब ऐसे ये दूसरा मुकाबला था, भारत ने ये सीरीज यहाँ पर अपने नाम कर लिया था, ये दूसरा मुकाबला जीतकर। पहला मुकाबला जैसे तैसे भारत ने जीता, और दूसरा मुकाबला भी भारत ने एक कोलैप्स कराया साउथ अफ्रीका का। वो जीत रहे थे और वो एक कोलैप्स कराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और ऐसा लग रहा था कि ज्यादा रन नहीं बने, 223 बनाया भारत ने। कृष्णमाचारी श्रीकांत की वापसी हुई थी इस मुकाबले में। वो करीबन 1.5 साल बाद वापसी करे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 223 बनाया। और एक वक्त पर साउथ अफ्रीका जो है 162 फॉर 5 थे, अगर 162 फॉर 5 से उनका एक कोलैप्स हो गया, और वहीं पर जो है भारत ये मुकाबला जीत गया। 45 ओवर्स का ये मुकाबला हुआ एंड में, और ये मुकाबला जो है, पहला मुकाबला 47 ओवर्स का हुआ, दूसरा मुकाबला 45 ओवर्स का हुआ, और भारत 2-0 से आगे बढ़ गया, और ये मुकाबला इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तीसरा और आखिरी मुकाबला जो है दिल्ली के नेहरू स्टेडियम पर खेला गया था। अगर आप देखें गौर से, ये गेटी इमेजेस की तस्वीर है, ये जो नेहरू स्टेडियम पर ये दूसरा डे नाइट मैच था। भारत में ये दूसरा डे नाइट मैच था, इस वेन्यू पर दूसरा डे नाइट मैच था। उस वक्त भारत के किसी भी स्टेडियम में मेरे ख्याल से सिर्फ एक हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पर लगाया गया था, पर यूज नहीं किया गया था। ये स्टेडियम में लाइट्स लगाया गया था, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब एज इन लाइक उन्होंने ट्रैक बनवाया था। आप देखिए वहां पर वो एथलेटिक ट्रैक भी था वहां पर साइड पे, और पूरे आपको दिखाई दे रहा है। इस मैदान पर मैच हुआ था, और ये यादगार पल था क्योंकि उस वक्त ज्यादा डे नाइट मुकाबले होते नहीं थे दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में होते थे, न्यूजीलैंड में दिन में कलर्ड क्लोथिंग में खेलते थे, और इंडिया में ये दूसरे बार हो रहा था। ये वेन्यू जो है दिल्ली का, ये जो वेन्यू मैं आपको बता दूं, मेलबर्न के बाद दूसरा ही वेन्यू है जहां पर इंटरनेशनल डे नाइट क्रिकेट खेला गया था। तो ये एक यादगार वेन्यू है क्योंकि यहाँ पर
बहुत सारे अनऑफिशियल वनडे मैचेस भी खेले गए। इंडिया पाकिस्तान का 83 में एक अनऑफिशियल डे नाइट मैच था। 87 में वर्ल्ड कप से पहले एक मैच खेला गया था, एग्जीबिशन मैच वर्ल्ड कप की शुरुआत में इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो ये वेन्यू एकदम यादगार था। और इस मुकाबले के ये देखिए साउथ अफ्रीका का ड्रेस ये था उस मुकाबले के। तब ऐसा कोई प्लान जर्सी वगैरह नहीं था। एक मुकाबला था जो साउथ अफ्रीका को देखिए, उनके कप्तान ने वही वो पैनासोनिक का लोगो लगाया हुआ है बीच में, और सिर्फ हरे रंग का था उनका कपड़ा। और भारत की टीम जो थी उनके ड्रेस देखिए आप, भारत की टीम में उन्होंने सफेद कपड़ा पहना, सफेद पैंट पहना हुआ था, ट्राउजर और सफेद पैड्स, और सिर्फ टॉप जो है लाइट ब्लू का था। इस मुकाबले में आखिरी बार रवि शास्त्री ने भारत की कप्तानी की थी। ये मुकाबला आखिरी बार दिलीप वेंगसरकर ने वनडे इंटरनेशनल खेला भारत के लिए, पर वो उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की इस मुकाबले में। बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, और ये मुकाबला जो है साउथ अफ्रीका जीता। ये उनका पहला एक दिवसीय जीत था, पहली बार वो एक दिवसीय मुकाबला जीते। और रवि शास्त्री ने शतक लगाया, संजय मांजरेकर ने शतक लगाया, भारत ने 287 बनाया 4 विकेटों के नुकसान पर। फ्लैट पिच था, गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं था, और बड़े आसानी से जो है साउथ अफ्रीका ने ये चेस कर दिया 288 बनाकर 47 ओवर में। और केपलर वेसल्स ने 90 बनाया था। 1984 में भी एक डे नाइट मैच हुआ था, जैसे मैंने कहा था, इसी मैदान पर। तब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए केपलर वेसल्स ने सेंचुरी मारा था। और 84 में कपिल देव, वेंगसरकर और शास्त्री इंडिया के लिए खेले थे। 91 में भी ये तीनों खेल रहे थे इसी मैदान पर। और ये एक यादगार पल था। और ये सीरीज इसके लिए भी याद करा जाता है क्योंकि इस सीरीज में पहली बार बीसीसीआई को इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रसारण पे पैसा प्राप्त हुआ। उनको क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका के जरिए SABC ने पूछा कि हमको अगर टेलीकास्ट करना है तो आप कितने में राइट्स बेच रहे हो टीवी का। और बीसीसीआई तो चौंक गए, क्योंकि उसके पहले उनको पैसा देना पड़ता था दूरदर्शन को क्रिकेट दिखाने के लिए, और ये पहली बार था कोई उनको पैसा दे रहा था राइट्स खरीद कर वापस साउथ अफ्रीका में दिखाने के लिए। तो उस लिहाज से भी ये सीरीज ऐतिहासिक था। ये सीरीज में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो एक हेडलाइन था उनके टीम के बारे में जो टाइम्स ऑफ इंडिया की बैक पेज पे छपा था। उसमें कह रहे थे, जब टीम को डिस्क्राइब कर रहे थे उसमें, ऑफ राइस, कुक एंड वेसल्स, क्योंकि क्लाइव राइस थे, जिमी कुक थे और केपलर वेसल्स, ये तीनों थे। केपलर वेसल्स जो है ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका वापस आए। क्लाइव राइस अब इस दुनिया में नहीं है। जिमी कुक के सुपुत्र स्टीफन कुक साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट ओपन किया था उन्होंने। और ये सीरीज एकदम यादगार था। इसके बाद हमें एलन डोनाल्ड कौन है, ब्रायन मैकमिलन कौन है, केपलर वेसल्स कौन है, ये सारे लोग जो है हमारे घर में सबको पता चल गया। मैं कभी नहीं भूल सकता इस सीरीज को। आज ही के दिन 1991 में शुरू हुआ था ये सीरीज। मैं चाहूंगा कि आप सब भी इसके बारे में और जानें। कैसा लगा आपको ये कहानी, जरूर बताइए कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सपोर्ट कीजिए UPI के जरिए, हाइप कीजिए वीडियो को, और सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।